कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई। संसद में केंद्र सरकार के एक जवाब में यह कहा गया कि राज्य सरकारों ने ऑक्सीजन से मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया। अब इस जवाब पर सियासत गर्मा गई है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि ऑक्सीजन पर निर्यात 700% तक बढ़ाया गया, जिसकी वजह से देश में ऑक्सीजन का संकट हुआ। उधर आम आदमी पार्टी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संजय सिंह ने कहा कि वो इस मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा का अब वो ट्वीट दिखा देते हैं जिस पर वो केंद्र सरकार पर हमलावर हुई हैं। ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, ये केंद्र सरकार ने कहा था और अब इसी स्टेटमेंट को लेकर विपक्ष हमलावर है। मौतें इसलिए हुई क्योंकि महामारी वाले साल में सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया। ये प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकर्स की व्यवस्था ही नहीं की। एम्पावर्ड ग्रुप और संसदीय समिति की सलाह को नजरअंदाज कर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में कोई सक्रियता नहीं दिखी। ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था, जिसकी वजह से अब ये सियासी उबाल देखा जा रहा है। जो केंद्र सरकार की ओर से बयान आया है, सबसे पहले उस बयान पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया, उसके बाद में अगले सवाल। देखिए, पहली बात तो ये इस देश के लाखों लोगों की मौत का अपमान है और इस सरकार को वाकई नहीं पता था कि देश में क्या हो रहा है। कल के बयान से यह साबित हो गया कि सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी। सरकार बंगाल के चुनाव में व्यस्त थी। उनको बिल्कुल नहीं पता कि ऑक्सीजन से इस देश में कितनी मौत हुई है। हमारे प्रधानमंत्री को पीछे तक, सिर्फ पीछे तक सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे थे चुनाव रैलियों में। उन्होंने देश को अनाथ छोड़ दिया था और कल के बयान से उन्होंने ये बताया कि हां, हमने देश को अनाथ छोड़ दिया था। हमें कुछ नहीं पता कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोगों की ऑक्सीजन की कमी से जान गई है। अगर ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई तो ये लाखों लोग मरे कैसे? दवा की कमी से मरे क्या? बेड नहीं मिल पाया इसलिए मरे क्या? इलाज का इंतजाम नहीं था इसलिए मरे क्या? क्यों जान गई इन लोगों की? जो कुत्ते 100 नोच रहे थे प्रयागराज के घाट पे, चील कौवे 100 नोच रहे थे, जो नदियों में गाजीपुर से लेके, बलिया से लेके, कानपुर से लेके प्रयागराज तक ले हजारों लाशें बिछी पड़ी हुई थी, वो क्या था? किस कारण से मरे वो लोग? और छोड़ दीजिए आप, मैं आपकी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं और इनसे जाके सवाल कीजिए। ये आज तक की रिपोर्ट है। मेरठ में ऑक्सीजन की कमी से 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं आपको। आप इसको भी छोड़ दीजिए, आप आइए यहां पे। ये महिला, इसका दृश्य तो पूरे देश ने देखा था ना। ये तस्वीर तो पूरे देश में वायरल हुई थी। अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी और तड़प तड़प के इसका पति मर गया। नहीं बचा पाई अपने पति को। ये बेटियां, ये 2 बेटियां अपनी मां को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी, नहीं बचा पाई। कल संसद में जब सरकार का जवाब सामने आया, तभी से विपक्ष आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ऑक्सीजन से दम तोड़ती तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन फिर भी सरकार सच छिपाने में क्यों लगी है? I am totally surprised. Government has given a reply today that nobody in the country has died due to the shortage of oxygen. Actually, the minister misled the House. I will move a privilege against that minister, definitely, because this is actually he misguided and misled the House, giving false information to the House. देश ने देखा गुजरात में ऑक्सीजन न मिलने से लोगों की मौतें हुई। देश ने देखा गाजियाबाद हो, नोएडा हो, एनसीआर हो, लगातार ऑक्सीजन नहीं मिलने से प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारी अस्पताल छोड़कर भाग गए। कई लाशें वहां नजर आईं। हमें लगता है कि केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। सरकार से हमारा सवाल है कि आप आंकड़ा क्यों छुपा रहे हो? कितने लोग हमसे बिछड़ गए, आप बताइए, सही आंकड़ा बताइए। जो रिपोर्ट्स है वो सरकारी आंकड़े से ज्यादा है, सही बताए।
मॉनसून सत्र से पहले कथित जासूसी कांड का खुलासा संयोग है या फिर सियासी प्रयोग? आखिर जासूसी की टूल किट के पीछे कौन है? इसे समझने के लिए आप केंद्र सरकार और विपक्ष के दावों को, दलीलों को गौर से सुनिए। राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी संघर्ष करो। संसद से सड़क तक केंद्र सरकार और विपक्ष में आर पार की टक्कर है। मुद्दा कथित जासूसी कांड का है। एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, लेफ्ट, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोपों पर सफाई देते हुए कहा, विघटनकारी शक्तियों का षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। आरोपों की टाइमिंग और आरोप लगाने वालों को कटघरे में खड़ा करते हुए क्रोनोलॉजी समझाई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पलटवार किया। हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ये कहते हैं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। हम तो क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। मैं तो अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि ये 2017 और 2019 के बीच में इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, पेगासस का इस्तेमाल आप कर सकते हो किसके खिलाफ? टेररिस्ट के खिलाफ, कोई ड्रगिस्ट के खिलाफ, कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी में आपको अगर कुछ सूचना लेनी हो तो उसके खिलाफ। तो क्या आप लोग टेररिस्ट हो, जर्नलिस्ट? जासूसी हुई या नहीं, इसी बात को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं। जिसके द्वारा, क्योंकि अभी हम किसी भी जो एजेंसीज हैं इस सरकार की, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। अगर इस तरीके से के काम हो रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इस तरह से उनके मैलवेयर, उनके मोबाइल फोन को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, और बड़े बड़े लोग इसमें, ममता जी भी शामिल हैं, इसमें उनके नेफ्यू भी शामिल हैं, इसमें बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर ये बात है तो फिर तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में जांच होनी चाहिए, और उनको अपने गिने चुने लोगों के, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपने गिने चुने लोगों की होनी चाहिए। इस प्रकार की एक सनसनीखेज चीजों को परोस करके समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए, गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है। पेगासस की पहेली क्या है? केंद्र सरकार से यही सवाल विपक्ष पूछ रहा है। कभी खुद को गुनहगार नहीं मानता है तो सरकार भी अपने आप को गुनहगार नहीं मानेगी। और इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई हत्यारा, कोई डकैत, कोई चोर अपने आप को खुद से क्लीन चिट दे। इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तब दूध का दूध, पानी का पानी हो पाएगा। पेगासस का सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर जो कंपनी जो चलाती है, उसकी स्पष्ट ये घोषणा है कि सिर्फ सरकारों के साथ डील करती है। तो बताए कौन है ये सरकार, कब क्या एग्रीमेंट किया उनके साथ और किसके ऊपर ये जासूसी कर रही है। पूरा ध्यान इस सरकार का है यहाँ पर एक पुलिस स्टेट बनाए और उनके खिलाफ जो भी आवाज आती है या जो भी उनको जो करना है, इस तरीके की जासूसी के आधार पर चले। मॉनसून सत्र में जिस सियासी तूफान से बवंडर आया हुआ है, ये मुद्दा राज्यसभा में 2019 में उठा था। तब कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने जासूसी के यही सवाल उठाए थे। सरकार ने कानूनी तौर पर जासूसी कराई, सरकार की जानकारी के बगैर गैर कानूनी तौर पर जासूसी हुई, सरकार ने खुद गैर कानूनी जासूसी कराई। सरकार ने अब तक तो ये माना है, नहीं माना ही कानूनी तौर पर जासूसी हुई है। पहला सवाल, क्या सरकार या उसकी किन्हीं एजेंसियों ने खुद गैर कानूनी तौर पर पेगासस स्पाईवेयर खरीदा और इस्तेमाल किया? यदि हाँ, तो ये स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन है जिसमें प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया है। देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट वायोलेशन के लिए कोई इंटरनल इंक्वायरी का आदेश सरकार ने दिया है? अगर नहीं तो सरकार ने किस आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लिया कि उसकी कोई एजेंसी इसमें शामिल नहीं थी? और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू कल गाजे बाजे के साथ घूम रहे थे, लेकिन आज उनका स्वर्ण मंदिर का कार्यक्रम है। इसके अलावा कई धार्मिक स्थलों पर मत्था टेकने सिद्धू आज जाएंगे।
इससे पहले सिद्धू शक्ति प्रदर्शन का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। अमृतसर में उनके घर पर समर्थक और विधायक सुबह के नाश्ते के लिए पहुंचे। यहीं से लाव लश्कर के साथ सिद्धू स्वर्ण मंदिर के लिए रवाना होंगे। लेकिन इस बीच अभी तक अमरिंदर सिंह की तरफ से ना तो उन्हें कोई बधाई मिली है, ना ही मुलाकात हुई है। अब उल्टा ये कह दिया गया है कि माफी के बगैर तो ये मुलाकात नहीं। जो शब्द और जो आरोप सिद्धू ने इससे पहले मुख्यमंत्री पर लगाए हैं, उन्हें पहले वो वापस लें और उसके बाद ही ये मुलाकात संभव है। लेकिन इस बीच सिद्धू भी अपने शक्ति प्रदर्शन में जुटे हैं और उसकी एक तस्वीर आपके सामने, जब सिद्धू के घर नाश्ते पर उनके समर्थक और विधायक पहुंचे। एक आपसी दोवां दा कद आ, वो मुख मंत्री आ, पीसीसी प्रधान आ और सारी पार्टी की जो सोच हैगी आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਹਾਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ। ਪਾਵਰਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਜੀ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਰਹੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਝੇ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਝੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਈਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਆ, और इशूज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰ नहीं सकते। ये पर्सनैलिटीज की लड़ाई नहीं हो सकती। वहीं सिद्धू को आलाकमान ने भले ही पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया हो, लेकिन कैप्टन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि सिद्धू इस तरह से अपनी ताकत जताते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, समर्थकों से मिल रहे हैं, सभी जाति धर्मों के देवी देवताओं के दर पर मत्था टेक रहे हैं। कबड्डी के लंबे दौर के बाद सिद्धू के लिए भांगड़े का वक्त आखिर आ ही गया। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने के बाद वो अमृतसर पहुंचे हैं स्वर्ण मंदिर में हाजिरी लगाने। मंगलवार को उनके अमृतसर पहुंचने पर कांग्रेस और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिद्धू का जोरदार स्वागत किया और सड़कों पर जुलूस इस अंदाज में निकाला मानो सिद्धू कोई बड़ी जंग जीतकर घर लौटे हों। अमृतसर की सड़कों पर समर्थकों की रेलम तेल के चलते सिद्धू के पैर में हल्की चोट आ गई, जिसके बाद वो मरहम पट्टी करवाने के लिए अस्पताल भी गए। लेकिन पंजाब के सियासी मैदान में उनकी हसरतों को जो चोट पड़ने वाली थी, उसके सामने ये चोट कुछ भी नहीं थी। इसलिए सिद्धू आज ऊपर वालों का शुक्रिया अदा करेंगे। इस थैंक्स गिविंग में जाति और धर्म का पूरा ख्याल रखा गया है। सबसे पहले दोपहर 12 बजे के करीब वो स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे। इसके बाद वाल्मीकि मंदिर में दर्शन करेंगे और आखिर में दुर्गियाना मंदिर में देवी से आशीर्वाद लेंगे। लेकिन सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के मुताबिक सिद्धू की ताजपोशी भले ही हो गई है, लेकिन ऊपर वालों का उन पर भरोसा नहीं है। कितना उन्होंने किनू प्रधान बनाना किनू नहीं बनाना, एक कड़ा कोई फरिश्ता उतरे आया। सिद्धू नूं दुनिया सारी जानती है, ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੁੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਬੇਬੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਭੂਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ
सिद्धू ने ये जंग भले ही जीत ली हो, लेकिन कैप्टन खेमा अभी हथियार डालने को तैयार नहीं है। ऐसी अटकलें थीं कि सिद्धू की ताजपोशी हो जाने के बाद कैप्टन उनसे मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन सीएम के मीडिया सलाहकार ने इन खबरों को खारिज कर दिया है। सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर से मुलाकात का वक्त मांगा है। ऐसी खबरें गलत हैं। सीएम के रुख में कोई बदलाव नहीं है। सीएम तब तक सिद्धू से नहीं मिलेंगे जब तक सिद्धू उन पर निजी हमलों के लिए माफी नहीं मांगती। पंजाब के मंत्री और कैप्टन के खासम खास ब्रह्म मोहिंद्रा ने भी सिद्धू के ताजपोशी के बाद खुलकर अपनी आस्था जता दी है। मोहिंद्रा ने कहा कि हाईकमान ने सिद्धू को पीसीसी चीफ नियुक्त किया है, इसका वो स्वागत करते हैं, लेकिन सिद्धू से तब तक मुलाकात नहीं करेंगे जब तक सिद्धू सीएम अमरिंदर के साथ अपने मुद्दे सुलझा नहीं लेते। कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं और उनके साथ खड़े होना मेरा कर्तव्य है। पंजाब में मची इस खलबली पर कांग्रेस तो फिलहाल खामोश है, लेकिन विरोधियों की आपसी नूरा कुश्ती का बीजेपी पूरा लुत्फ उठा रही है। यहाँ दो कांग्रेस है, एक अमरिंदर कांग्रेस है, कांग्रेस ए, एक कांग्रेस आई, इंदिरा कांग्रेस है। इंदिरा कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस आई के अध्यक्ष सिद्धू जी बने, उनको शुभकामना। बीजेपी से ही हमारे पुराने साथी हैं, वहां जाके बॉस बन गए पंजाब कांग्रेस के, अच्छी बात है। आला कमान को खुलकर अपनी नाराजगी जताने के बावजूद फैसला कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ आया। जाहिर है पार्टी ने नफे नुकसान का हिसाब करने के बाद ही ये फैसला लिया होगा। अब बारी अमरिंदर की है। देखना होगा कि पार्टी और आला कमान के गणित को वो कितना झटका दे पाते हैं। अमृतसर से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। और सीधे इस वक्त आपको लिए चलेंगे अमृतसर, जहां से मेरे सहयोगी मंजीत सहगल इस वक्त जुड़ गए हैं। मंजीत, आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है सिद्धू का? कितने बजे किस मंदिर में पहुंचेंगे? देखिए, इस वक्त वो पंजाब के विधायकों से मिल रहे हैं और उनके मीडिया मैनेजर के मुताबिक 62 कांग्रेस एमएलए इस वक्त उनके अमृतसर के आवास पर हैं। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू 12 बजे के करीब, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, गोल्डन टेम्पल परिसर यानी दरबार साहिब में माथा टेकेंगे और यहाँ शीश नवाने के बाद वो वाल्मीकि मंदिर जाएंगे। उसके बाद वो दुर्ग्याना मंदिर जाएंगे, जो काफी बड़ा हिंदू मंदिर है। सो कुल मिलाकर आज नवजोत सिंह सिद्धू धार्मिक स्थलों में जाकर शीश नवा रहे हैं और भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मुख्यमंत्री कैप्टन सिंह के आशीर्वाद की जरूरत भी है। अभी तक मुख्यमंत्री उनसे नाराज चल रहे हैं, पार्टी हाईकमान से भी नाराज हैं। मुख्यमंत्री ने मुलाकात का वक्त नहीं दिया है अभी तक। नजर बनाए रखें, आगे भी मंजीत आपके पास अपडेट्स के लिए लौटते रहेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। बात अब ममता बनर्जी की। 21 जुलाई 1993 की एक घटना की याद में ममता बनर्जी हर साल शहीद दिवस मनाती हैं और आज भी ममता वही कार्यक्रम कर रही हैं, लेकिन इस बार इसका दायरा काफी बड़ा है। आपको बता दें कि ममता बोलेंगी तो कोलकाता से, लेकिन 5 से ज्यादा राज्यों के 32 जिलों में उन्हें लाइव सुना और देखा जा सकेगा। इस सारी कवायद के पीछे ममता का वो मिशन माना जा रहा है जिसे वो 2024 में पूरा करना चाहती है। नाम भले ही शहीद दिवस का हो, लेकिन ममता के असल मकसद को लेकर शायद ही किसी को कोई शक हो। खास तौर पर इस बार शहीद दिवस कार्यक्रम का आकार और प्रकार दोनों बता रहे हैं कि मोदी विरोध वाली सियासत की कमान किसके हाथ में हो। ममता यही जताना चाहती हैं। शहीद दिवस कार्यक्रम पर ममता कोलकाता से भाषण देंगी, लेकिन उनके भाषण का सीधा प्रसारण देश के अलग अलग राज्यों के 32 जिलों में होगा। इसमें यूपी, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, त्रिपुरा और असम शामिल हैं। यूपी में लखनऊ, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ और बरेली में ममता के भाषण का प्रसारण होगा। ममता बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी में भाषण देंगी। इसका राज्यों की स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। प्रसारण वाली जगहों पर पहले से ही जोरों से प्रचार अभियान चलाया गया है। अब गुजरात चुनाव में भी खेला होवे। जी हाँ, बिल्कुल। टीएमसी जो है वो अब गुजरात में भी 2022 के चुनाव में खेला करने के लिए तैयार है और आप देख सकते हैं जो बड़े बैनर्स हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। ममता दीदी 2022 के चुनाव में गुजरात में जो उनकी पार्टी है वो चुनाव लड़ने जा रही है। वैसे में ये वर्चुअल मीटिंग का यहाँ पे बैनर लगाया गया है। ये अहमदाबाद का गीता मंदिर बस स्टैंड है और आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है 21 जुलाई शहीद दिन के
दोपहर 2 बजे वर्चुअल मीटिंग की जाएगी और चेयरपर्सन होगी ममता बनर्जी। 21 जुलाई को 1993 को कोलकाता में पुलिस गोलीबारी में यूथ कांग्रेस के 13 कार्यकर्ता मारे गए थे। ममता इनकी अगुवाई कर रही थीं। तब से ममता हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस के तौर पर मनाती हैं। हर साल ये कार्यक्रम कोलकाता तक ही सीमित रहता था, लेकिन सियासत का तकाजा ऐसा है कि इस बार ममता शहीद दिवस के जरिए आधे हिंदुस्तान तक पहुंच बनाने को तैयार हैं। उस किसान मूवमेंट में टिकायत जी जो किसान मूवमेंट का लीडरशिप में है, वो भी आए थे बंगाल में, आके बोल के गए हैं कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है तो जननेत्री ममता बनर्जी का नेतृत्व में लड़ना है। इसीलिए इस बार 21 जुलाई ये जो इन लोगों का जो शहादत है, इन शहादत को तब तक हम लोग एकदम सैल्यूट कर पाएंगे जब 2024 में बीजेपी को ममता बनर्जी के लीडरशिप में हरा पाएंगे। ममता बनर्जी অনেক দিন ধরে ন্যাশনাল লিডার হওয়ার চেষ্টা করছেন। উনি সমস্ত পার্টিগুলো ডেকে নিয়ে ব্রিগেডের সভাও করেছিলেন। তারপরে সেই পার্টিগুলো বেশিরভাগই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। ওনারও 34 থেকে 22-এ নেমে গেছে পার্লামেন্টারি সিট। সেই জন্য যারা বাংলা সামলাতে পারেনি তারা ভারত কি সামলাবে। ममता के शहीद दिवस के जवाब के तौर पर बीजेपी आज दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि पर जुटेगी। बीजेपी का आरोप है कि चुनावी हिंसा में सरकारी शह पर टीएमसी के हाथों उसके 38 कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए। इसी विरोध में बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष की अगुवाई में पार्टी धरना देगी। उधर कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी ममता विरोध की कमान संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सांसद श्री दिलीप घोष के नेतृत्व पे सारे सांसद लोग धरने पे बैठेंगे। 1:30 बजे से 4 बजे तक हमारा हेस्टिंग्स कार्यालय में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। सारे पश्चिम बंगाल में सारे शहरों में जिस हमारा जो शहीद हुआ वो शहीद का काट आउट वहां रहेंगे। हाल ही में बंगाल चुनाव में बीजेपी को जोरदार पटखनी देने के बाद ममता के हौसले बुलंद हैं और वो फिर से उन संभावनाओं को तलाशना चाहती हैं जहां बीजेपी के खिलाफ लामबंदी में उन्हें तवज्जो मिले। हालांकि इस तरह की कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों के नेताओं में महत्वाकांक्षाओं का टकराव हर बार आड़े आ जाता है। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।